परेशान हो गया, जो मैं बताया तो है, घर वाले राजी। और इस तरह जज्बाती होके मार दिया तो खानदान वालों को क्या जवाब देंगे? तुम्हें क्या लगता है सब? सिर्फ तुमने अपना भाई खोया, मेरा कोई रिश्ता नहीं था फराज से। आप तो कुछ भी कह रहे हैं, मैं एफआईआर दर्ज कराए बगैर कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी जॉब जा सकती है? हद होती है यार। I'm sorry, लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी थी। नहीं प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी इस वक्त। किसी और को बेवकूफ बनाओ, एसपी लकली। क्या मतलब है? तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? आई एम सीरियस। भाई देखो, जितना मैं जानता हूँ ना, उस लिहाज से तो ऐसा एक तक बात समझ आती, लेकिन डायरेक्ट एसपी। मेरा फोन का है, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। तुम जैसे ना एतबार करने वाले लोगों के लिए ही मैं हर चीज अपने फोन में डॉक्यूमेंट कर। सुनो तो, ये देखो, बात पे यकीन नहीं आएगा। और बाय द वे, पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए ना, कि जो बंदा यहाँ खड़ा है ना, ये तुम्हारा यकीन करेगा। और भाई मिसाल दे रहा था, पड़ जाती होगी बात। लेकिन तुमसे ज्यादा तो कोई और खुश नहीं होगा ना। ऐसा करते हैं कि चलते हैं ना, किसी अच्छी जगह पे चल के लंच करते हैं, और ट्रीट मेरी होगी और ड्राइव में। अब बस भी करो, नीचे उतरो। दोस्तों, हानिया आमिर ने अपनी प्यारी सी बिल्ली का नाम ऐश्वर्या रख दिया। वाह, क्या शानदार और चमकदार नाम है। ये छोटी सी रानी अब हर दिल को अपनी मासूम अदाओं से फतह करेगी। हानिया आमिर पाकिस्तान की धड़कन और एक चमकता सितारा पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में छा गई है। उनकी ड्रामाएं मेरे हमसफर और कभी मैं कभी तुमने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया के दिल जीत लिए, और वो अब इंडिया में भी घर घर का नाम बन गई है। ये दिलकश अटकरा दिलजीत दोसांझ के साथ सरदार जी 3 में अपना बॉलीवुड जादू दिखाने वाली थी, लेकिन पहलगाम अटैक्स और इंडियन गवर्नमेंट के इल्जाम तराशी के चक्कर में ये फिल्म अब ठंडी बस्ती में चली गई है। और सुनो, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी इंडिया में बंद कर दिया गया, जहां उनकी पोस्ट्स अब नजर नहीं आती। क्या बात है, दिल टूटने वाली बात। हानिया आमिर अपने दोस्तों के साथ मस्ती में धूम मचा रही है और अपने फैंस को अपनी जिंदगी की दिलचस्प झलक दिखा रही है। और अब एक नई खुशी उनके घर में शामिल हो गई है। उन्होंने एक प्यारी सी बिल्ली अपनाई है और इस छोटी सी शहजादी का नाम रखा है ऐश्वर्या। कितना प्यारा और शाही नाम है, बिल्कुल हानिया के दिल की तरह। फ्रेंड्स, हानिया आमिर और उनके नए दोस्त ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। इस यूनिक नाम ने सबको हंसने और बोलने पे मजबूर कर दिया। लोग कह रहे हैं कि हानिया ने ये नाम शायद मजाक में रखा या किसी गाने के हवाले से। कुछ फैंस को ये नाम बहुत प्यारा लगा, जबकि कुछ ने कहा ये तो हानिया का चुलबुला अंदाज है। सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार है और हानिया का कैप्शन मत पूछो सबको और हंसी दे रहा है। आपको क्या लगता ये नाम क्यों रखा? फ्रेंड्स, इंटरनेट ने हानिया आमिर को लेकर हंगामा मचा रखा है। कुछ लोग उस पर बोल रहे हैं कि वो इंडियन फैंस के लिए डेस्परेट है और बॉलीवुड को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। एक नेटिजन ने कहा, शी इज डेस्परेट फॉर इंडियन फैंस। दूसरा बोला, शी कैन डू एनीथिंग टू प्लीज बॉलीवुड। और एक यूजर ने तो हद ही कर दी, कह के शी इज ऑब्सेस्ड विद इंडिया और उससे बॉर्डर के उस तरफ फेंक देना चाहिए। दोस्तों, ये सब शुरू हुआ हानिया के 18.3 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के बड़े हिस्से के इंडिया से होने की वजह से, और रीसेंट इवेंट्स ने इस बात को और हवा दी। उसके बॉलीवुड सॉन्ग्स पे डांस, दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट में शिरकत और सरदार जी 3 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए कंसिडर होने की खबर, जो बाद में अटैक के बाद ड्रॉप हो गई, ने लोगों के कण खड़े कर दिए। उसका बिल्ली का नाम ऐश्वर्या रखना भी कुछ लोगों को नागवर गुजरा। एक एक्स पोस्ट में कहा गया कि ये इंडियन क्लाउड के लिए झुक रही है। नया इंस्टाग्राम अकाउंट नामटाओ सुना होगा, जो इंडिया में एक्सेसिबल है। जब उसका मेन अकाउंट इंडिया में बंद हुआ,
ने भी आग मेघी का काम किया। एक एक्स यूजर ने लिखा, ये देख के सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो रही है, पर सब उसके खिलाफ नहीं है। कुछ फैंस उसका साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बस इंडिया से मिलने वाला प्यार अप्रिशिएट कर रही है। एक एक्स यूजर ने जवाब दिया, इंडियन फैंस उससे उसकी असलियत के लिए प्यार करते हैं। नाजरीन, आज हम ड्रामा डाइन से मिलती जलती कहानी डिस्कस करेंगे, जिसे सुनकर आप बहुत ज्यादा एंजॉय भी करेंगे। फर्ज महल्ले भर में मामू जी एक ऐसी शख्सियत थे जो बैक वक्त हंसी का सामान भी थे और तजस्सुस का मरकज भी। उनके अंदाज कपड़े बातें, हता कि उनके चलने का अंदाज भी ऐसा था जैसे कोई फिल्मी हीरो रिटायरमेंट के बाद वापस लौट आया हो। हर सुबह वो आईने के सामने खड़े होकर बालों में खासी मेहनत से रंग लगाते, हल्की खुशबू लगाते और अपनी साइकिल को ऐसे चमकाते जैसे वो साइकिल नहीं बल्कि कोई शहजादी की सवारी हो। उनका ख्वाब था कि जिंदगी के इस ऊने दौर में उन्हें एक खूबसूरत पढ़ी लिखी और जवान जीवन साथी मिले जो न सिर्फ उनकी बातें दिलचस्पी से सुने बल्कि उनके साथ सेल्फियां भी ले। जब महल्ले में नई किरायादार सोनाली शर्मा आए, जो मुंबई की रहने वाली इंग्लिश लिटरेचर की तालिबा और बेहद खुश मिजाज लड़की थी, मामू जी के दिल में उम्मीद के दिए रोशन हो गए। उन्होंने रोज नए बहाने बनाकर उसके घर के आगे से गुजरना शुरू कर दिया। कभी इत्तेफाकना गेंद फेंक कर वापस लेने गए तो कभी पकोड़ों की खुशबू का बहाना बनाकर दरवाजे पर दस्तक दे दी। सोनाली के घर वालों को शक हुआ तो मामू जी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, लेकिन मामू जी कब हार मानने वाले थे। एक दिन वो लड़की देखने गए तो सामने बैठे सोनाली को देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। सोनाली की मां ने पहचान कर कड़वी मुस्कुराहट से कहा, ये वही साहिब हैं जो हर रोज हमारी गिल्ली में साइकिल खराब होने का बहाना करते थे। मामू जी ने पसीने में भीगे चेहरे के साथ नजरें झुका लें और सिर्फ इतना कहा, बस जी, मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन मोहब्बत का अंजाम अक्सर साइकिल पंक्चर से ज्यादा खतरनाक होता है। वो दिन है और मामू जी ने न सिर्फ साइकिल बेच दी बल्कि आइंदा शादी के बजाय शायरी का शौक अपना लिया। आजकल वो सुना करते हैं, दिल जलाने की जरूरत न थी, सोनाली ने देखकर ही राख कर दिया। शायरी से मामू जी का रिश्ता कुछ वैसा ही बन चुका था जैसे बारिश से मिट्टी का, हर बार नया जज्बा, नई खुशबू। उन्होंने अपने दिल के जख्मों को गजलों और नज़मों में ढाल लिया और महल्ले के हर शादी, बरसी, कवाली, हता के नात खानी के प्रोग्राम में भी वो माइक पर आकर अपने मखसूस लबो लहजे में कहते, इजाजत हो तो 2 मिसरे अर्ज करूं, और लोग चाय के कप थामे उनके फलसफे पर सर हिलाते, हंसते और बजे तो तालियां भी बजाते। एक दिन शहर में एक बड़े मुशारे का ऐलान हुआ जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के शायरों को मदऊ किया गया। मामू जी ने फौरन रजिस्ट्रेशन करवा दी और ओ दिल शिकस्ता का प्याम नामी एक नई गजल तैयार करके मश्क शुरू कर दी। जिस रात मुशारा था, मामू जी ने काला कोट, सुर्ख रुमाल और अपनी मखसूस जुल्फों को जमा कर किसी फिल्मी विलन की तरह स्टेज पर कदम रखा। माइक संभाला, मजमा पर नजर डाली और कहना शुरू किया, सफर अधूरा था, हम सफर कहीं और निकली, मोहब्बत की जो कुश्ती थी वो भी किनारे से टकरा के डूबी। इसी लम्हे अगली सफ से एक नर्म और मानूस सी आवाज आई जो किसी और शायरा की थी, मगर मामू जी का दिल बैठ गया। वो आवाज थी सोनाली शर्मा की। वो अब उर्दू शायरी में अपना नाम बना चुकी थी और मुशारे में खास मेहमान के तौर पर शरीक थी। मामू जी के हाथ कांपने लगे मगर हिम्मत करके गजल मुकम्मल की। सोनाली ने माइक पर आकर कहा, ये अशार कुछ जाने पहचाने से लगे जैसे किसी बेवकूफ आशिक के दिल से निकले हों जो कभी रोज साइकिल लेकर हमारी गिल्ली में आता था। मजमा कहकहों से गूंज उठा मगर मामू जी ने शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ, और वो आशिक आज भी आपके कहकहों में जिंदा है। मुशारा खत्म हुआ तो सोनाली मामू जी के पास आई और कहा, आप अब भी वैसे ही हैं मगर शायरी में दिल निकाल कर रख दिया है। मामू जी ने आंखों में चमक लिए कहा, दिल तो कभी निकाला ही नहीं, बस आपके नाम महफूज कर दिया था। सोनाली हंस पड़ी और बोली, अगर शादी ना भी हुई तो कम अज कम शायरी का इश्तिराक तो कर सकते हैं। मामू जी ने अपना कलम निकाला और जवाब दिया, मोहब्बत हो या शायरी, दोनों में साथ ही असल हसन है। यूं मामू जी की मोहब्बत जो साइकिल से शुरू हुई थी अब शायरी के स्टेज तक पहुंच चुकी थी और उनकी जिंदगी का नया बाब सनसनी मुजा और जज्बात से भरपूर अंदाज में खिल गया था। मुशारे में दोबारा मुलाकात के बाद मामू जी और सोनाली शर्मा के दरमियान एक अनोखा रिश्ता कायम हो चुका था। ना वो रिवायती इश्क था, ना रिवायती दोस्ती, वो रिश्ता जैसे कलम और कागज का होता है, जुदा भी हों तो एक दूसरे की तकमील के बगैर अधूरे। सोनाली ने मामू जी को मशवरा दिया कि उनकी शायरी सिर्फ मकामी सतह तक महदूद नहीं रहनी चाहिए और यूं दोनों ने मिलकर एक मुश्तरका शेरी मजमुआ तरतीब दिया, सरहद के पार मोहब्बत। किताब को हैरत अंगेज पजीराई मिली और जल्द ही उन्हें इंडिया और दुबई में अदबी फेस्टिवल्स के दावतनामे मौसूल होने लगे।
मामू जी के लिए ये ख्वाब जैसा था। वो जो कभी साइकिल पर इश्क की गलियों में फिरते थे, अब हवाई जहाज में बैठकर अपने अशार पढ़ने जा रहे थे, वो भी सोनाली के साथ। पहला सफर मुंबई का था, जहां सोनाली ने अपने घर वालों से मिलवाने का वादा किया था। मामू जी ने जब सरहद पार कदम रखा तो उनका दिल अजीब जज्बों से भरा हुआ था। आंखों में नमी, चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में सिर्फ एक दुआ, कहीं ये सब ख्वाब ना हो। मुंबई में उनका इस्तकबाल ऐसे हुआ जैसे कोई फिल्मी हीरो वापस लौटा हो। सोनाली के वालिद रिटायर्ड प्रोफेसर थे, जिन्होंने जब मामू जी की शायरी सुनी तो कहा, अब की उम्र में हमने सिर्फ अदब पढ़ा, अपने अदब को जिया है। मामू जी ने झींप कर कहा, प्रोफेसर साहब, उम्र तो सिर्फ नंबर है, असल चीज तो जज्बात हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जवान हैं। सब हंस पड़े। मुशारा रात को हुआ, जहां मामू जी ने एक नई नज्म सुनाई। उन्वान था बीच रास्ते का मुसाफिर। नज्म सुनकर हाजरीन की आंखें भीग गईं और सोनाली ने पहली बार सबके सामने कहा, ये सिर्फ मेरे साथ के शायर नहीं, मेरे हमसफर भी है। तालियां बजी, फ्लैश चमके और मामू जी की आंखों में एक बार फिर वही चमक लूट आई। अगला स्टॉप दुबई था, जहां उनका मुशारा एक होटल की छत पर हो रहा था। सहरा की हुआ, नीचे रोशनियों का समंदर और ऊपर सितारों भरा आसमान। मामू जी ने वहां एक किता सुनाया। इश्क की उम्र पूछी हंस के, वो बोली, तुम्हारे बालों में छपी हर कहानी को जानती हूँ। सफर जो तन्हा था अब दो की महफिल है, मोहब्बत की शायरी में अब मेरा नाम भी आता है। दुबई के इस मुशारे में न सिर्फ उर्दू बल्कि अंग्रेजी और हिंदी मीडिया ने भी उनकी कहानी को सुर्खियों में जगह दी और मामू जी को एक नई पहचान मिली, दिल वो पोएट ऑफ एजलेस रोमांस। अब वो जहां जाते लोग सोनाली के साथ सेल्फियां लेते, ऑटोग्राफ मांगते और कहते, मामू जी अपने इश्क को इज्जत दी है। और मामू जी दिल में सोचते, अगर सोनाली ना मिलती तो शायद शायरी सिर्फ तन्हाई का मरहम बुनती, लेकिन अब ये एक जश्न है जिसे हर लफ्ज में मनाया जा रहा है। शोहरत का सूरज जब पूरी आबोताब से चमकता है तो उसकी तपिश सिर्फ रोशनी नहीं, साया भी साथ लाती है। मामू जी और सोनाली की जोड़ी अब बैन अल-अक़वामी मुशायरों की जान बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स, अखबारात में इंटरव्यूज और बड़े ब्रांड्स की जानिब से स्पॉन्सरशिप की पेशकशें मिल रही थीं, मगर जूं जूं उनका नाम बढ़ा वैसे ही हसद के तीरों की बौछार भी शुरू हो गई। कुछ खुद साख्ता अदबी बुजुर्ग कहना लगे कि ये इश्क नहीं, सस्ती शोहरत का ड्रामा है। कुछ शायरात ने सोनाली पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ रोमानवी शायरी के बिल पर ख्वातीन के संजीदा अदब को नुकसान पहुंचा रही है। और उधर पाकिस्तान ने मामू जी के कुछ पुराने रुफका जो कभी उनके साथ रेडियो पर दो दो लाइनें पढ़ा करते थे, अब कहने लगे कि इस उम्र में मोहब्बत का तमाशा दुखाना तहजीब के खिलाफ है। सोनाली इस सब से घबरा गई। इसने चंद दिन के लिए मुशारों से किनारा कशी इख्तियार की और खुद को लिखने तक महदूद कर लिया। मामू जी पहली बार तन्हाई में डूब गए। वो जो लफ्जों से दिल बहलाते थे, अब लफ्ज भी उनसे रूठे रूठे लगते। एक दिन मामू जी ने एक नज्म लिखी जिसका उन्वान था ईसाया जो मेरे साथ आया, और वो नज्म इतनी उदास थी कि खुद सोनाली की आंखें भर आईं जब इसने इसे पढ़ा। सोनाली मामू जी के घर आई, चुपचाप बैठ गई और बोली, शायद हमने शायरी में दिल दुखाकर लोगों को खुश कर दिया, लेकिन खुद को भूल गए। मामू जी ने मुस्करा कर जवाब दिया, हम दोनों शायरी के दरख्त के दो परिंदे हैं, कभी शाखें जुदा भी हो जाएं तो साया एक ही होता है। वो दोनों एक बार फिर करीब आए, मगर अब मोहब्बत में जज्बात के साथ तदब्बुर भी शामिल हो चुका था। उन्होंने फैसला किया कि कुछ वक्त के लिए शोहरत से पीछे हटकर गुमनामी में मोहब्बत को फिर से जिया जाए। वो किसी छोटे पहाड़ी कस्बे में जाकर बस गए, जहां न कैमरे थे न माइक, सिर्फ अल्फाज थे, खामोशियां और एक ऐसा सुकून जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत के बाद मिलता है। अब वो लिखते कम थे, जीते ज्यादा थे, और लोग दूर बैठे उनकी मोहब्बत को अफसानों की तरह सुनकर अपने दिलों में महफूज कर लेते थे। बरसों बीत गए। वक्त ने मामू जी के बालों की सियाही को मुकम्मल चांदी में बदल दिया और सोनाली के चेहरे पर उम्र की नरमी छा गई, मगर उनकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो पहली बार मुशारे में एक दूसरे को देखकर आई थी। पहाड़ी कस्बे की खामोशी और तन्हाई में वो एक दूसरे के साथ एक मुकम्मल जिंदगी जी चुके थे, बगैर स्टेज, बगैर दाद, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी, चाय की खुशबू, कच्चे अल्फाज और उनकहे जज्बात। फिर एक दिन शहर के सबसे बड़े अदबी मेले के मुंतजमीन ने उन तक एक खत भेजा। उन्वान था जिंदा अफसाने, जिसमें उन्हें आखिरी बार मुशारे की सदारत के लिए मदऊ किया गया था। पहले तो मामू जी ने हंसते हुए कहा, अब तो हम शायरी नहीं करते, बस एक दूसरे को पढ़ते हैं। लेकिन सोनाली ने नर्म लहजे में कहा, चुल्लू इस बार सिर्फ एक नज्म पढ़ेंगे जो हम दोनों ने कभी मुकम्मल नहीं की। वो मंजूरी के साथ शहर लूटे, जहां उनके नाम पर बैनर लगे थे। उनका जिक्र नौजवान शायर मोहब्बत के इस्तिआरे के तौर पर करते थे। हाल खिंचाखच भरा था। जब दोनों स्टेज पर आए तो लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मामू जी ने नजरें झुकाईं, सोनाली ने धीरे से उनका हाथ थामा। पहली बार स्टेज पर दोनों ने एक ही नज्म को दो आवाजों में मुकम्मल किया। नज्म का उन्वान था हम
और इख्तिताम पर सोनाली ने कहा, ये नज्म खत्म नहीं हुई क्योंकि हम अभी जिंदा हैं। सामेईन की आंखें भीग गईं और बहुत से लोगों को एहसास हुआ कि असल शायरी वो नहीं जो दीवान में कैद हो, बल्कि वो होती है जो दो दिलों के बीच जिंदगी के हर मौसम में धड़कती है। इस मुशारे के बाद मामू जी और सोनाली दोबारा मंजर आम पर न आए, मगर उनकी नज़में, उनके जुमले और उनकी खामोश मोहब्बत आइंदा नस्लों की यादों में जिंदा रही और उनका नाम एक दास्तान बन गया। एक ऐसी दास्तान जिसमें मोहब्बत, मुज़ा, सनसनी और जिंदगी का हर रंग शामिल था और जिसका उन्वान सिर्फ इतना था, मोहब्बत की आखिरी नज़्म। दोस्तों, मोहल्ले के नुक्कड़ पर एक छोटा सा टी स्टॉल था जिस पर दिन भर चाय की खुशबू, हंसी मजाक और पान की पिचकारियों की गूंज रहती। ये टी स्टॉल राजू चाचा का था, जिन्हें सब राजू भाई कहकर बुलाते थे। वो खुद को चाय का चीफ मिनिस्टर कहते और कहते, चाय के बाद सबसे बड़ी हुकूमत दिल की होती है। राजू चाचा की बेटी पायल कॉलेज में पढ़ती थी और शाम को आकर स्टॉल में अपने अबू का हाथ बटाती। वो बेहद शौक, हाजिर जवाब और बेसाख्ता हंसने वाली लड़की थी, जिसकी आंखों में ख्वाब कम और शरारत ज्यादा झलकती। एक दिन सामने की बेंच पर नया किरायादार अदनान आ बैठा, पाकिस्तान से आया नौजवान जो महज नौकरी के सिलसिले में भारत आया था। इसने जब पायल से चाय का पहला कप लिया तो पायल ने आंख मार कर कहा, ये स्पेशल चाय है, पीकर दिल काबू में नहीं रहता। अदनान ने हंसते हुए कहा, दिल तो कब का काबू से बाहर है, बस चाय ने बहाना दे दिया। यूं रोज चाय और जुमलों का तबादला होता रहा, यहाँ तक कि अदनान ने महसूस किया कि वो सिर्फ चाय नहीं, खुद पायल का आदी हो चुका है। महल्ले में उनके किस्से फैलने लगे। कुछ ने कहा पाकिस्तानाना मोहब्बत का नया बाब, कुछ ने मिजाहिया लहजे में फिल्मी मुकालमे दोहराए और कुछ ने मुखालफत भी की। एक दिन पायल के चाचा को पता चला और वो गरज कर बोले, राजू, तुम्हारी बेटी हमारी इज्जत है और वो किसी पाकिस्तानी लड़के से दिल लगाए बैठी है। राजू चाचा कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, जिस दिल में इज्जत हो वहाँ सरहदें नहीं होती, सिर्फ रिश्ते बसते हैं। अदनान ने हिम्मत करके सबके सामने पायल का हाथ मांगा और पायल ने हंसते हुए कहा, शर्त एक है, शादी के बाद चाय तुम बनाओगे, क्योंकि दिल में जगह लेने के बाद अब बावर्ची खाने में भी आना होगा। सब हंस पड़े, मुखालफतें मिट गईं और यूं एक चाय वाले की बेटी सरहद पार मोहब्बत की सफीर बन गई। और अदनान ने कहा, मोहब्बत वो चाय है जिसमें जात, कौम, मजहब सब घुल कर एक जायका बन जाते हैं, सिर्फ दिल का। शादी के बाद अदनान और पायल की जिंदगी बज़ाहिर वही थी जैसे किसी फिल्मी सीन के बाद दी एंड आ जाए, मगर असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। अदनान ने शादी के बाद बड़े नाज से किचन में कदम रखा तो पहली चाय ही इतनी बेमजा निकली कि पायल ने मुंह बनाकर कहा, लगता है तुमने चाय में पत्तियां नहीं अपनी पुरानी यादें उबाल दी हैं। अदनान हंस पड़ा, बोला, चाय तो बस बहाना था तुमसे बातें करने का, अब वो बहाना खत्म हो गया है तो चाय का जायका भी गया। पायल ने फौरन कहा लगाया और कहा, मोहब्बत तुम्हें ठीक से आती है पर चूल्हे से दोस्ती करना अभी बाकी है। दोनों की नोक झोंक से सारा मोहल्ला महजूज होने लगा। अदनान को ससुराल में रहने की आदत हो गई थी, लेकिन मसला ये था कि हर रोज राजू चाचा अपनी बेटी के कमरे के बाहर आकर ऊंची आवाज में कहते, चाय तैयार है, आज भी दामाद राज ही चलेगा। और अदनान जो नाइट सूट में अखबार पढ़ रहा होता फौरन सीधा होकर कहता, आया बाबा जी, चाय में आज 2 चम्मच इज्जत डाल कर ला रहा। हर दिन हंसी, शरारत और मोहब्बत से लबरेज गुजरता। लेकिन एक दिन अचानक पायल की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वो मां बनने वाली है। अदनान के चेहरे पर खुश घबराहट और एक अनजान सी चमक उभरी, मगर इसी लम्हे राजू चाचा ने कंधे पर हाथ रख कर कहा, बेटा, अब ताव सिर्फ दामाद नहीं रहा, एक बाप बनने जा रहा है। और बाप वो होता है जो सिर्फ चाय ना बनाए, ख्वाब भी बनाए। इस दिन अदनान ने दिल से अहद किया कि वो पायल को सिर्फ मोहब्बत नहीं, तहफ़्फ़ुज़ भी देगा। उन दिनों में जब वो कमज़ोर हो और उन लम्हों में भी जब इसे कुछ कहने की ज़रूरत ना हो, सिर्फ महसूस किए जाने की हो। उनकी शादी अब सिर्फ 2 दिलों की नहीं, 2 खानदानों की, 2 कल्चर्स की, 2 मिजाजों की प्यारी सी आमेज़िश बन चुकी थी। जैसे मुसालहा चाय, जो हर किसी को रास नहीं आती, मगर जिसको लग जाए वो फिर उसके बगैर दिन का आगाज नहीं कर पाता। पायल के अस्पताल जाने के बाद पूरे मोहल्ले में जैसे इमरजेंसी लग गई थी। राजू चाचा दरवाजे पर मूंछों को ताव देते हुए चक्कर काट रहे थे। अदनान एक हाथ में पानी की बोतल, दूसरे में यूट्यूब पर नौजायदा बच्चों के रोने की आवाज सुनकर कैसे पहचाने कि वीडियो खोले घूम रहा था। अंदर से नर्स बाहर आई और बोली, मुबारक हो, बेटी हुई है। राजू चाचा ने बेसाख्ता नारा लगाया, मेरी चाय वाली छेवरी की बेटी आई है। अदनान की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए और फिर जैसे अचानक इसे याद आया कि वो अब बाप बन चुका है। वही अदनान जो कल तक दिन में 5 कप चाय पीता और आधी रात को इंडियन फिल्मों के डायलॉग दोहराता था, आज बेटी के हाथ थामे दुनिया की सबसे संजीदा मुस्कुराहट के साथ बैठा था। पायल ने आहिस्ता से कहा, अदनान, तुम्हें पता है
ये छोटी सी जान अब तुमसे हर रोज मोहब्बत मांगेगी और कभी चाय बनाने का वक्त नहीं देगी। अदनान हंसा। तो चाय का काम अब राजू चाचा करेंगे क्योंकि मैं अब सिर्फ बेटी का नौकर हूँ। कुछ दिनों बाद घर में जश्न का समा था। राजू चाचा ने पूरे मोहल्ले को चाय पर बुलाया, लेकिन अब टी स्टॉल के बोर्ड पर नया नाम था, राजू एंड ग्रैंड डॉटर स्पेशल टी। हर कप पर लिखा था पहले पायल अब इसकी परछाई। उधर अदनान बदल चुका था। रात को बेटी के रोने पर वो खुद उठता, झूले को हाथ से हल्काता और कहता, बेटा सुना नहीं, अभी तुम्हें डैडी की शायरी सुननी है। पायल हैरान होकर कहती, वाह, बाप बनने के बाद तुम शायरी करने लगे हो। अदनान शरारत से कहता, जब बीवी और बेटी दोनों एक साथ सुला रही हों तो शायरी न आए तो क्या आए। उनकी जिंदगी अब पहले से भी ज्यादा रंगीन हो चुकी थी, जज्बात गहरे और मज़ा पहले से दुगना। राजू चाचा रोज शाम को सबको बैठा कर किस्सा सुनाते। जब अदनान मेरी पायल के लिए आया था तो सिर्फ चाय पीता था, अब दूध गर्म करता है। सब हंसते और उनकी जिंदगी की ये प्यारी सी कहानी हर शाम एक नया कहकहे और एक नए एहसास के साथ आगे बढ़ती जाती। बेटी की पैदाइश के बाद अदनान और पायल की जिंदगी में एक नया रंग आ चुका था और उनकी दुनिया का मरकज अब सिर्फ वो नन्ही सी परछाई थी जिसका नाम उन्होंने मीरिया रखा था। वक्त गुजरता गया और एक दिन जब मीरिया तकरीबन 5 साल की हो चुकी थी, पायल ने फैसला किया कि अब वो अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करेगी। लेकिन चैलेंज ये था कि मीरिया इतनी शरारती हो गई थी कि स्कूल जाना एक अलग ही इम्तिहान बन गया था। वो रोज सुबह जब पायल और अदनान इसे स्कूल छोड़ने जाते तो मीरिया अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ गाड़ी में बैठकर फौरन छोटे छोटे सवालात शुरू कर देती। मामा, डे टू डे क्या होता है? पापा, जब हम हंस रहे हों तो क्या वो हमारे दिमाग का वर्जिश है? पायल और अदनान हंसते हुए जवाब देते, हाँ बेटा, ये दिमाग का वर्जिश है और बहुत जरूरी है ताकि आप हमेशा चमकदार रहें। और फिर स्कूल पहुंचकर मीरिया अपनी तमाम शरारतों और सवालों के साथ क्लास रूम में दाखिल हो जाती और उस्ताद से पूछती, क्या आपको पता है मीरिया का दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बनाता है? उस्ताद भी हंसी में जवाब देते, मीरिया, तुम्हारी शरारतें और सवालात कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन यही तुम्हारा जादू है। इसके बाद जब पायल रात को मीरिया को सुलाती तो मीरिया ने एक दिन अपनी माँ से कहा, मामा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगी तो क्या मैं भी पापा की तरह चाय बनाऊंगी? पायल ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुम चाय नहीं मोहब्बत बनाओगी और ये दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। मीरिया ने सर हिलाया, तो फिर मैं एक दिन अपने स्कूल में चाय के साथ सवालात भी बेचूंगी। इसके बाद अदनान ने जुमला बनाया, देखो मेरी बेटी शायरी के साथ साथ चाय के कारोबार में भी इनकलाब लाएगी। चंद साल बाद मीरिया का छोटा सा कारोबार शुरू हुआ और वो चाय के साथ बच्चे हैं जो रोजाना सवालात पूछते थे, अब वो भी सवालात का चाय पिलाती। स्कूल में न सिर्फ अपनी क्लास बल्कि पूरे स्कूल की मशहूर सवालों वाली चाय वाली बन चुकी थी। और एक दिन जब वो अपने वालिदैन को बताने आई कि इसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है तो अदनान और पायल दोनों इसे हैरत से देखते हुए कहा, हमें पता था कि तुम में कुछ खास बात है, लेकिन ये चाय का सवाल तो कुछ नया है। मीरिया ने हंसते हुए कहा, ये सवालात जो आपने सिखाए वही मेरा सबसे बड़ा सरमाया है और अब वो चाय के साथ मिलकर कामयाबी की चमक बन गए हैं। मियाँ की कामयाबी का सफर वाकई दिल को छू जाने वाला था। जब इसने अपने स्कूल में ऊंचाई के सवालात का आगाज किया तो शुरू में सब ने इसे एक मजाक समझा, लेकिन मीरिया ने साबित कर दिया कि छोटे छोटे सवालात भी इंसान के दिमाग की तश्कील करते हैं। इसने एक नई क्लास तरतीब दी जिसमें बच्चों को चाय के साथ सवालात हल करने का मौका दिया जाता। सवालात भी मजे के जैसे, अगर चांद पर चाय पीने का मौका मिले तो आपका पसंदीदा जायका क्या होगा? अगर आपका ख्याल होता तो कौन सी चाय आपकी जिंदगी की सबसे अहम गुफ्तगू बनाती? और फिर उन सवालात के जरिए बच्चों की तख्लीकी सोच और इजहार को मजीद बढ़ाया। एक दिन मीरिया ने अपने वालिदैन को कहा, मामा पापा, मेरी क्लास में अब बच्चे नहीं बल्कि खुद उस्ताद बनकर चाय के सवालात के बारे में बहस करने आते हैं। और फिर एक दिन स्कूल के सालाना मेले में मीरिया की क्लास को सबसे तख्लीकी क्लास का अवार्ड मिला। इसके बाद इसकी चाय वाली क्लास को पूरे शहर में शोहरत मिल गई और मीरिया के बारे में अखबारात में खबरें छपने लगे। पायल और अदनान ने ये सब देखा और दिल से फख्र महसूस किया क्योंकि उनकी बेटी ने एक मुनफरिद रास्ता इख्तियार किया था। पायल का तालीमी सफ़र भी एक अलग कहानी बन चुका था। इसने अपने तालीमी ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए दिन रात मेहनत की और अब वो एक मरूफ तालीमी इदारे की प्रोफेसर बन चुकी थी। कभी जब पायल स्कूल में लेक्चर देती तो मीरिया अपनी वालिदा के सामने बैठकर उसके लेक्चर की नोटबुक से सवालात लाती और पायल हंसते हुए कहती, बेटा तुम भी ना हर बात में चाय ढूंढ लेती हो। और मीरिया जवाब देती, क्योंकि आपकी तालीम की चाय ही सबसे खास है मामा।
ये कहानी सिर्फ मीरिया की कामयाबी तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये एक खूबसूरत मिसाल थी कि मोहब्बत, मेहनत और तख्लीकी सोच के साथ जिंदगी में कोई भी मुश्किल हल हो सकती है और कभी भी कोई भी आगाज छोटा नहीं होता। जब चाहे सवालात और मोहब्बत का इम्तिजाज होता है तो कामयाबी सिर्फ एक कदम दूर होती है। और यूं राजू चाचा की बेटी और उसके शौहर की कहानी मोहब्बत की चाय वाली क्लास और मीरिया की तख्लीकी कामयाबियां मोहल्ले में एक सुनहरी मिसाल बनकर रह गईं, जिसे न सिर्फ उनके दोस्तों बल्कि पूरे शहर ने अपनाया और सराहा। दोस्तों, आयशा एक छोटे से गांव में रहती थी जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत सुस्त थी, लेकिन इसकी आंखों में हमेशा नए ख्वाब बिखरे रहते थे। वो हमेशा अपने गांव के एक कोने में खड़े होकर उफक को देखती और सोचती कि कभी उसकी जिंदगी में भी कुछ खास होगा, कुछ ऐसा जो गांव की हुदूद से बाहर निकलकर इसे एक नई दुनिया की सैर कराएगा। एक दिन आयशा को पता चला कि शहर में एक बड़े फूड फेस्टिवल का इनेकाद होने जा रहा है और इसमें शिरकत के लिए लोगों को दावत दी गई है। वो बहुत पुरजोश हो गई क्योंकि ये इसके लिए एक नया मौका था और उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा था जिसमें न सिर्फ वो खुद बल्कि इसका गाँव भी शामिल था। आयशा का ख्वाब हमेशा ये रहा था कि वो किसी दिन शहर की बड़ी दुनिया में अपनी शनाख्त बना सके और अब ये मौका आ चुका था। लेकिन इस सफर में इसके साथ कुछ और दिलचस्प चीजें भी जड़ गईं। इसका पुराना दोस्त सईद, जो हमेशा इसे मजाक में कहा करता था कि वो ख्वाबों का ताजमहल बनाएगी जब भी वो अपनी जिंदगी के बारे में बात करती। सईद एक आम सा लड़का था, लेकिन आयशा की सोच और ख्वाबों का इसे बहुत एहतराम था। इसके ख्याल में आयशा की नज़रें कभी भी मामूली नहीं हो सकती। वो हमेशा चाहता था कि आयशा अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करे और ये मौका उसके ख्वाबों को हकीकत बनाने का था। शहर पहुंचते ही आयशा और सईद दोनों का सामना हुआ और जैसे ही आयशा ने सईद को देखा, इसके दिल में एक अजीब सी तेज धड़कन शुरू हो गई। वो दोनों एक साथ फेस्टिवल में शरीक हुए और वहाँ की रौनक, मौसीकी और खुशबू से महजूज हो गए। लेकिन अचानक एक हादसा हुआ। फेस्टिवल में खाने की एक बड़ी स्टॉल में आग लग गई और सारा माहौल गड़बड़ हो गया। आयशा और सईद फौरन वहां पहुंचे और लोगों की मदद करने लगे। आयशा ने खुद आग बुझाने की कोशिश की और सईद ने लोगों को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया। इस अचानक सूरत हाल में दोनों का दिली रिश्ता और भी गहरा हो गया। वो रात जब फेस्टिवल के इख्तिताम पर आयशा और सईद एक साथ वापस गाँव आ रहे थे, आयशा ने सईद से कहा, सईद, क्या तुम्हारी नज़र में मेरा कोई ख्वाब पूरा हो चुका है? सईद मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारा ख्वाब तो अभी शुरू हुआ है आयशा। तुमने अभी अपना ताजमहल बनाना शुरू किया है और ये शहर का फेस्टिवल इसका पहला सुतून था। आयशा की आंखों में चमक आ गई और वो दिल से जान गई कि सईद की बात सच है। सीन का ख्वाब हकीकत बनने वाला था, बस इसके लिए मजीद मेहनत और अज़्म की ज़रूरत थी। ये कहानी न सिर्फ एक लड़की के ख्वाब की तकमील की है, बल्कि इसमें एक दोस्ती, ताउन और जज्बाती कुर्बत की कहानी भी छपी है, जो किसी भी रुकावट के बावजूद इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है। दोस्तों, आयशा और सईद की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। गांव वापस पहुंचकर आयशा ने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की भरपूर कोशिश शुरू कर दी थी। शहर के फेस्टिवल की कामयाब शिरकत ने इसे एतमाद दिया था कि वो भी कुछ कर सकती है, लेकिन सवाल ये था कि कैसे। इसके गांव के लोग उसकी हिमायत करते थे, मगर उसके ख्वाब शहर की दुनिया की तरह बड़े और चमकदार थे। आयशा ने फैसला किया कि वो फूड स्ट्रीट का आगाज करेगी, एक ऐसा मंसूबा जिसमें गांव के मकामी पकवानों को जदीद अंदाज में पेश किया जाएगा, ताकि इसके गांव की सकाफत और जायके दुनिया भर में मशहूर हो। इस मंसूबे को हकीकत बनाने के लिए आयशा ने शहर के मुख्तलिफ कारोबारी अफराद से मशवरे लिए और अपनी मेहनत और लगन से एक छोटी सी फूड ट्रक की बुनियाद रखी, जिस पर गाँव के रिवायती खाने जैसे गुलाब जामुन, चिकन कबाब और दही भले पेश किए जाते थे। सईद ने भी इसकी मदद की, अपने तजुर्बात से आयशा को सिखाया कि किस तरह खाने की कैफियत और सर्विस को बेहतर बनाया जा सकता है। दोनों ने साथ मिलकर अपनी कामयाबी का पहला कदम उठाया। शुरू में लोगों का रद्द-ए-अमल मिले जले था, कुछ ने इसे महज एक आर्जी मंसूबा समझा, मगर आयशा और सईद ने हिम्मत नहीं हारी। चंद महीनों में उनके पकवानों का जायका शहर भर में मशहूर होने लगा। वो फूड ट्रक अब न सिर्फ मकामी लोगों बल्कि सयाहों का भी पसंदीदा बन चुका था। आयशा का ख्वाब अब एक हकीकत बनता जा रहा था और उसकी मेहनत रंग ला रही थी। एक दिन आयशा ने सईद से कहा, सईद, अब मुझे लगता है कि मेरे ख्वाब का ताजमहल बन चुका है और ये इस रास्ते की पहली सीढ़ी थी। सईद मुस्कुरा कर बोला,
तुम्हारा ताजमहल तो अभी बन रहा है आयशा, ये सिर्फ तुम्हारी कहानी का आगाज है। एक दिन जब आयशा का फूड ट्रक शहर की बड़ी सड़क पर रोका था, एक मशहूर फूड ब्लॉगर ने आकर उनके खाने की तारीफ की और उसके बारे में अपने ब्लॉग पर पोस्ट किया। चंद दिनों में ही आयशा का फूड ट्रक इस कदर मकबूल हो गया कि इसे पूरे शहर में जायके की एक नई अलामत समझा जाने लगा। लोगों का रश बढ़ गया और उसकी कामयाबी का सफर तेज हो गया। अब आयशा को शहर के कारोबारी अफराद की तरफ से बड़े मुआहदे आना शुरू हो गए थे और उसने अपने फूड ट्रक को एक छोटे से रेस्तोरां में तब्दील करने का फैसला किया। इस नए आगाज के लिए आयशा ने अपने गांव के लोगों को भी इस मंसूबे में शामिल किया ताकि उन्हें भी इस कामयाबी का हिस्सा बनाया जा सके। ये सब देखकर सईद ने कहा, आयशा तुमने ये साबित कर दिया कि ख्वाब वो नहीं जो हम नींद में देखें, बल्कि वो हैं जो हम बेदार होकर हकीकत में बदलें। और यूं आयशा का वो ख्वाबों का ताजमहल हकीकत बन चुका था, एक न खत्म होने वाली कहानी जहां मेहनत, अज़्म और लगन ने इसे कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। आयशा का कारोबार अब शहर के बड़े फूड रेस्तोरां में तब्दील हो चुका था और उसकी शोहरत इतनी फैल चुकी थी कि लोगों को सिर्फ इसके खाने का जायका लेने के लिए ही नहीं, बल्कि इसकी मेहनत और लगन से जुड़े हुए सबक सीखने के लिए भी आना शुरू हो गया था। इसकी कामयाबी के बारे में मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स में खबरें चलने लगे और आयशा को एक इन्वेंटर, एंटरप्रेन्योर के तौर पर शनाख्त मिली। लेकिन इस सब के बावजूद आयशा का दिल हमेशा एक ही सवाल में अलिफालजे रहता था, क्या उसकी कामयाबी ने इसे वो शख्स बना दिया है जिसका ख्वाब वो हमेशा देखती आई थी। एक दिन आयशा के रेस्तोरां में एक बड़ी तकरीब रखी गई जिसमें शहर के मशहूर कारोबारी लोग, फूड इंडस्ट्री के बड़े नाम और कुछ सियासी शख्सियात भी मौजूद थीं। इस महफिल में आयशा के साथ सबसे बड़ी खुशी उसके गांव के लोग, खास तौर पर सईद के वालिदैन और उसके दोस्त भी आए थे। आयशा ने उन सब के सामने अपनी कामयाबी के सफ़र को बयान किया और ये बताया कि इस सफ़र में सबसे ज़्यादा मदद इसे अपने गांव की आवाम और सईद से मिली थी। सईद हमेशा उसके करीब था, मगर कभी भी इसने अपने जज्बात को ज़्यादा जाहिर नहीं किया। वो जानता था कि आयशा के लिए इसके ख्वाब अहम हैं और वो हमेशा इसकी हिमायत करता था, चाहे इसकी मोहब्बत छप कर ही क्यों ना रहती। लेकिन इस दिन जब आयशा ने अपनी कामयाबी को सबके सामने बयान किया, सईद ने दिल में इरादा किया कि अब वो आयशा से अपने दिल की बात करेगा। तकरीब के बाद जब आयशा थक कर एक गोशे में बैठ गई, सईद उसके पास आया और बोला, आयशा तुमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत और जुस्तजू का भी है। और अब जब तुमने अपनी कामयाबी की इस बुलंदी को छू लिया है तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इस सफ़र में हमेशा शरीक रहूँ, क्योंकि तुमने अपने ख्वाबों का ताजमहल बनाया है और मैं चाहता हूँ कि इस ताजमहल का हिस्सा बनूं। आयशा ने सईद की आंखों में एक नया अज़्म देखा और वो हंसते हुए बोली, सईद तुम हमेशा मेरे साथ रहे, तुम्हारे बगैर ये सब मुमकिन नहीं होता और तुम्हारी मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। सईद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो बोला, आयशा मैं तुम्हारी कामयाबी का नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। इस लम्हे में आयशा ने अपने ख्वाबों का ताजमहल मुकम्मल तौर पर महसूस किया और वो जान गई कि इसकी कामयाबी सिर्फ इसकी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि इन लोगों की मोहब्बत और हिमायत का भी है जो उसके सफ़र में उसके साथ रहे। इस दिन के बाद आयशा और सईद ने न सिर्फ कारोबार में बल्कि जिंदगी के हर सफ़र में एक दूसरे का साथ देने का अहद किया। चंद माह बाद आयशा ने अपने रेस्तोरां को और भी बड़ा कर दिया और सईद ने अपने कारोबारी तजुर्बात को इसकी मदद करने के लिए इस्तेमाल किया। दोनों ने साथ मिलकर न सिर्फ अपने कारोबार को मजीद कामयाब किया बल्कि अपने रिश्ता को भी मजीद मजबूत बनाया। आयशा का ख्वाबों का ताजमहल अब एक हकीकत बन चुका था, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह थी कि इस ताजमहल में मोहब्बत, मेहनत और एक दूसरे की हिमायत का जोर था, जो एक कामयाब जिंदगी के लिए सबसे जरूरी था। और इस तरह आयशा और सईद की कहानी न सिर्फ एक कारोबारी कामयाबी की कहानी थी, बल्कि एक प्यार, एहतराम और ताउन की दास्तान भी थी जो हर ख्वाब को हकीकत बना सकती है। आयशा और सईद की जिंदगी में खुशी के नए दरवाजे खिलने लगे थे। दोनों का कारोबार न सिर्फ कामयाब था बल्कि उनके दरमियान एक नया रिश्ता भी परवान चढ़ रहा था, मोहब्बत का रिश्ता। लेकिन जैसे जैसे उनकी कामयाबी बढ़ती गई, वो चैलेंजेस भी सामने आने लगे जिन्हें दोनों को मिलकर हल करना था। एक दिन आयशा को एक बड़े बिजनेस मीटिंग की दावत आई जिसमें शहर के बड़े कारोबारी अफराद और बैन अल-अक़वामी सरमायाकार शामिल थे। ये एक सुनहरी मौका था और आयशा ने फैसला किया कि वो इस मीटिंग में शिरकत करेगी। इसकी कामयाबी के बाद सईद भी इसके साथ था, लेकिन मीटिंग के दौरान एक गैर मुतवक्के सूरत हाल पैदा हो गई।
आयशा ने अपने पिछले तजुर्बात की रोशनी में मीटिंग में अपनी तजावीज़ पेश की, लेकिन एक सरमायाकार राशिद खान, जो कारोबारी दुनिया में बहुत बड़ा नाम था, आयशा की तजावीज़ को नज़रअंदाज करते हुए अपनी राय देने लगा। वो आयशा को कहता रहा कि तुम्हारी तजावीज़ थोड़ी छोटे पैमाने की है, तुम्हें अपने कारोबार को आलमी सतह तक पहुंचाने के लिए नए ख्यालात और ज़्यादा जुर्रत की ज़रूरत है। इसने आयशा की मेहनत और ख्वाबों को कमज़ोर समझा, जो कि आयशा के लिए एक ज़बरदस्त धचका था। सईद, जो हमेशा आयशा का हामी रहा था, इस बात पर गुस्से में आ गया और उसने राशिद खान से सख्ती से बात की। वो दोनों आपस में उलझने लगे और आयशा ने अपने जज्बात को संभालते हुए सईद को खामोश कराया। सईद, हमें इसका जवाब जुर्रत से देना है और हमारी कामयाबियों को साबित करने का वक्त अभी नहीं आया। इस मौके पर आयशा ने खुद को साबित करने का फैसला किया और राशिद खान को एक चैलेंज पेश किया। इसने कहा, अगर आपको मेरे ख्यालात में कमी महसूस हो रही है तो मुझे एक मौका दें। मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे गांव की सकाफत और रवायात में वो ताकत है जो आलमी सतह पर कामयाबी दिलवा सकती है। राशिद खान ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, अगर तुम ये साबित कर सको तो मैं तुम्हारी हिमायत करने के लिए तैयार हूँ। इस दिन के बाद आयशा ने अपने मंसूबों को नया रुख दिया। इसने शहर के साथ साथ बैन अल-अक़वामी मंडियों में भी अपने गांव के खानों को मुतारफ कराने के लिए काम करना शुरू किया। इसने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फूड एग्जीबिशन में हिस्सा लेना शुरू किया और उसकी खुराक की खासियत, जायका और गांव की सादगी लोगों के दिलों में घर कर गई। इसने अपने खाने को सिर्फ खाने तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसमें एक कहानी छपी थी, गांव के रवायात, मेहनत और मोहब्बत की कहानी, जो हर नवाले के साथ लोगों तक पहुंचती थी। कुछ माह बाद आयशा ने राशिद खान को अपने कारोबार की नई कामयाबियां दिखाई। इसने साबित किया कि गांव की सकाफत और सादगी में वो ताकत है जो किसी भी आलमी ब्रांड का मुकाबला कर सकती है। राशिद खान ने हैरत से इसे देखा और कहा, आयशा, तुमने वो दुखा दिया जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। इसके बाद राशिद खान ने न सिर्फ आयशा के कारोबार में सरमायाकारी की, बल्कि इसकी कामयाबी को आलमी सतह पर फैलाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत भी फराहम की। ये वो लम्हा था जब आयशा ने साबित कर दिया कि ख्वाबों का ताजमहल सिर्फ मेहनत, अज़्म और ईमानदारी से नहीं बनता, बल्कि ये इस बात पर भी इन्हिसार करता है कि आप किस तरह अपनी सकाफत और शनाख्त को बरकरार रखते हुए दुनिया के साथ जुड़ते हैं। आयशा और सईद की जिंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ, एक ऐसा बाब जिसमें न सिर्फ उनकी कामयाबी का जश्न था, बल्कि उनकी मोहब्बत और शराकत दारी भी एक नया मानी इख्तियार कर गई थी। वो दोनों जानते थे कि जिंदगी में मोहब्बत और मेहनत की ताकत से हर रुकावट को अबूर किया जा सकता है, और उनका ख्वाब अब एक हकीकत बन चुका था। ये कहानी एक नई हकीकत की तरफ बढ़ती है, जहां आयशा और सईद के ख्वाब की चमक अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है और उनकी मोहब्बत और मेहनत का जश्न जारी है। आयशा और सईद की जिंदगी में कामयाबी की एक नई कहानी बन चुकी थी। उनके कारोबार की शोहरत पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और उनकी मेहनत, ईमानदारी और सकाफत को आलमी सतह पर सराहा जाने लगा था। उनके फूड ब्रांड ने न सिर्फ मकामी लोगों का दिल जीता, बल्कि आलमी फूड इंडस्ट्री में भी एक खास मकाम हासिल कर लिया। लेकिन जैसे ही उनकी कामयाबी में इजाफा हुआ, आयशा और सईद को इसके साथ जुड़े कुछ नए चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। एक दिन आयशा को एक बैन अल-अक़वामी फूड एग्जीबिशन में शिरकत का दावतनामा आया, जिसमें दुनिया भर से कारोबारी अफराद और खाने के माहिरीन शरीक होने वाले थे। ये एक और मौका था जिस पर वो अपने कारोबार को और भी आगे बढ़ा सकती थी, मगर उसके साथ साथ उसके लिए एक नई जिम्मेदारी भी आ गई थी। दुनिया भर में इसके ब्रांड की पहचान बन चुकी थी और अब इसे अपने खाने के मेयार और सकाफत को बरकरार रखते हुए आलमी मार्केट में अपना मकाम मजीद मजबूत करना था। आयशा ने इस मौका को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज समझा और इसे कबूल किया। इसके साथ सईद भी था, जो हमेशा की तरह इसकी हिमायत करता रहा था। दोनों ने एक नई हिकमत अमली तैयार की, जिसमें आलमी सतह पर अपने खाने की पहचान बढ़ाने के साथ साथ अपने गांव की सकाफत को भी फरोग देना था। आयशा ने फैसला किया कि वो न सिर्फ अपने खाने की तिजारत करेगी, बल्कि गांव की तहजीब, रस्म और रिवाज और रवायात को भी दुनिया तक पहुंचाएगी। एग्जीबिशन में शिरकत के दौरान आयशा ने एक ऐसी प्रेजेंटेशन दी जिसमें न सिर्फ गांव के खाने, बल्कि वहां की मेहनत, मोहब्बत और सकाफती तारीख भी शामिल थी। इसने बताया कि हर पकवान में एक कहानी छपी है जो न सिर्फ जायके से बल्कि जज्बात से भी जड़ी हुई है। इसके बाद जब लोगों ने आयशा के खाने का जायका चखा तो वो इसकी मोहब्बत और मेहनत का अंदाजा लगा सके। हर नवाला उनकी जिंदगी के कुछ हिस्से की कहानी सुना रहा था और हर पकवान में एक ऐसा जादू था जिसने आलमी सतह पर उसके खाने को मुनफरिद बना दिया। चंद हफ्तों बाद एग्जीबिशन के इख्तिताम पर आयशा का फूड ब्रांड एक आलमी नाम बन चुका था।
इसके खाने की मकबूलियत और गांव की सकाफत ने इसे एक अलग मकाम दिलाया था। इसकी कामयाबी सिर्फ इसके खाने के जायके तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसके दिल में छुपे ख्वाब, मेहनत और मोहब्बत की कहानी भी दुनिया ने सुनी थी। इसी दौरान सईद ने एक दिन आयशा से कहा,